साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग भूगोल का पेपर सॉल्व करेंगे। यह जो पेपर होगा वो 12वीं NCERT के सिलेबस पर आधारित होगा। इसके पहले बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, तो इस बार इस पेपर को थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसको हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन कम कवर हो पाए हैं, तो इसको आइए शुरू करते हैं। ये जो पेपर है वो जीएस के पर्पज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए यूपी पेट जो पीईटी की जो परीक्षा हो रही है, प्रारंभिक एलिजिबिलिटी परीक्षा, योग्यता परीक्षा, उसके लिए भी ये जो है पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें से सबसे साक्षरता दर निम्नतम। ध्यान देंगे, प्रश्न पूरा पढ़ा करिए कि निम्नतम उच्चतम क्या पूछा है। तो यहाँ मैंने आपको सबका आंकड़ा लिख दिया है। अंडमान निकोबार इतना है, दिल्ली इतना है। तो इसमें देखेंगे दादर नगर हवेली का जो है वो सबसे कम प्रतिशत है। ध्यान देंगे ये जो पेपर है वो आपके 2013-14 के आसपास के समय का पेपर है। चूँकि पुराने पेपर भी सॉल्व करने से क्या होता है कि परीक्षाओं में यदि पुराने क्वेश्चन भी आते हैं तो इसको हम लगा सकते हैं। तो अभी जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो दादर नगर हवेली की थी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, नया प्रश्न आपको थोड़ा सा बता दें कि दादर नगर हवेली और दमन दीव जो हैं वो दोनों अब वर्तमान में जुड़ चुके हैं। इस समय ये दोनों मिलकर एक राज्य हो गए हैं, जिसका राजधानी क्या है, दमन सिटी है। दमन शहर जो है वो इसकी राजधानी हो गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये। चलिए इससे थोड़ा सा संबंधित और बता दें कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो साक्षरता है वो है लक्षद्वीप का, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसको याद रखेंगे। डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? तो ध्यान देंगे डिटर्जेंट क्या होता है, जो कपड़ा धोने वाला, जो कपड़े की मैल को जो साफ करने वाला जो तत्व होता है उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है ना, कपड़ा धोने के लिए जो प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सोडा का प्रयोग होता है। सोडा जो कि सोडियम के अन्य जो यौगिक हैं उससे बनता है। तो ये सोडा क्या है, ये क्षारीय वर्ग में आता है, और ये जो है क्या है, खनिज तत्वों से मिलकर बनता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताते चलें कि पहले तो ये कि लोहरदगा है, ये कहाँ है, ये झारखंड में है, और ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ का जो बॉक्साइट खनन होता है उसको मूरी में, रांची में एक स्थान है मूरी, और यहीं पे है एल्यूमिनियम का प्लांट, और उसी में इसको संशोधित करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। 1983 में रांची का विभाजन हुआ और ये 3 जिले इससे बने। एक गुमला बना, दूसरा लोहरदगा बना, और तीसरा जो है वो रांची रह गया, लोहरदगा। तो इस प्रकार से ये लोहरदगा जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए ध्यान देंगे खेतड़ी। ठीक है, मलज खंड पूछता है कभी कभी, मलज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 17.5% जो आबादी जो है वो पूरे देश की वो उत्तर प्रदेश पे रहती है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे है बिहार, चौथे स्थान पे है पश्चिम बंगाल। इसको भी जरा आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या ध्यान देंगे 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यकता है, इनको कार्य करने लगाना जो है वो कानूनी जुर्म है। तो 15 वर्ष से लेके और 59 वर्ष तक के जो आयु के जो लोग हैं, या कहीं ये, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही, ये कार्यशील जनसंख्या है। 60 वर्ष से ऊपर तथा 15 से नीचे, ये क्या है, निर्भर जनसंख्या है। इसको भी आप याद रखें, निर्भर जनसंख्या। अगला सवाल है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु में स्थित है, और ये जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जो है दोनों आकर यहीं नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। और यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसको हम कहते हैं टोडा जनजाति। तो ये पूछा जाता है कि जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि 2001 से 11 के बीच में कौन सी जनगणना, कहाँ की जनगणना, किस राज्य की जनगणना जो है निम्नतम वृद्धि, मतलब जितना जनसंख्या थी उससे भी घट गई? तो ये नागालैंड इसका सही उत्तर होगा। बहुत परीक्षाओं में ये पूछा गया था।
लेकिन यदि आपको सर्वाधिक कहा जाए कि यदि सबसे अधिक किस राज्य की जो जनसंख्या रही, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है, उसका नाम है मेघालय। सर्वाधिक जो है वो मेघालय राज्य की रही, ठीक है। और ये जो है वृद्धि दर जो है 27.95%, लगभग 28% जो है वृद्धि दर रही। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर वो 10 की कितनी थी, 17.7%, 10 की थी, ठीक है ना। 10 की और वार्षिक पूछता है तो ध्यान देंगे, वार्षिक पूछेगा तो यही 1 अंक खिसक के बाएं आ जाएगा, तो 1.77% हो जाएगा वार्षिक, और 10 की पूछेगा तो 17.7, ये भारत का हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। पूछा है कि प्रथम जूट उद्योग, जूट जानते ही हैं, जूट क्या है, एक रेशेदार फसल है, इससे जो रस्सी है, बोरा, जिससे बोरा बनता है, तो उसको बनाने का काम करता है। तो रेशेदार भी फसल है और ये नकदी भी फसल है, ठीक है, नकदी भी इसको फसल के अंतर्गत रखते हैं। और सबसे अधिक जूट उत्पादक जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो बताते चलें, एक अंग्रेज थे, उनका नाम था जॉर्ज ऑकलैंड। जॉर्ज ऑकलैंड, इन्होंने 1855 में, कब, 1855 में इन्होंने हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है रिसरा, और यहीं पर 1855 में जो है वो प्रथम जो है वो जूट का कारखाना लगाया था। इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताते चलें कि मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में एक शहर है जहाँ पर सूती वस्त्र के लिए जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर हो गया, बोस्टन हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये सूती वस्त्र के उद्योग हैं और स्थान है, कारखाने हैं। और ये मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखेंगे। ध्यान देंगे, यदि कई बार जैसे भारत में भी मैनचेस्टर के नाम से, जैसे उत्तर भारत का, जैसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। यदि पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछता है तो इसका जो हो जाएगा वो कानपुर। दक्षिण भारत का यदि पूछता है तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। ये सब इसको याद रखेंगे। और यदि पूर्व का बोस्टन कहता है तो ये हो जाएगा, पूर्व का बोस्टन भी पूछा जाता है, पूर्व का बोस्टन, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप इसके संबंधित हैं, याद रखेंगे। अगला पूछा है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह वे होते हैं जो कि नदी के मुहाने वगैरह में स्थित हो जाते हैं। तो बताते चले कि इनमें से सारे के सारे, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। कोचीन जो है वो केरल में हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, और पारादीप जो है उड़ीसा में हो गया, और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। ये जो है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना। पहला जो बड़ा बंदरगाह है वो है नाहवा सेवा, ठीक है, जो कि ये मुंबई बंदरगाह के पास में ही स्थित है, महाराष्ट्र में। इसी को जवाहरलाल नेहरू जेएलएन पोर्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भिलाई स्टील प्लांट है। तो बताते चलें कि ये जो है वो छत्तीसगढ़ में है। इसके विशद व्याख्या जो है अन्य वीडियो में है, उसको जरूर देखें, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा धात्विक खनिज है। तो धातु जिसमें समाहित है तो वो है लोहा। लोहा के 4 अयस्क होते हैं, सबसे शुद्ध जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट। ये सब मैंने पहले जो अन्य वीडियो बनाया उसमें काफ़ी विशद व्याख्या की है, तो अन्य वीडियो को भी आप देखेंगे फास्ट यदि मोड में, यदि स्पीड बढ़ा के, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो ये मैग्नेटाइट जो है सबसे शुद्ध लोहा होता है। सबसे घटिया जो लोहा होता है वो होता है लिमोनाइट, तो ये याद रखें, घटिया लिमोनाइट। मस्कोबाइट जो है वो अभ्रक का अयस्क है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। मस्कोबाइट किसका अयस्क है। तो मस्कोबाइट, बायोटाइट, ये जो है क्या है, अभ्रक के अयस्क हैं। और ये जो इसका खनन है वो सबसे अधिक राजस्थान में होता है, और बिहार में जो है वो गया हजारीबाग वाली जो पेटी है, मतलब बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है। भारत जो है अभ्रक के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान रखता है विश्व में। कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। और तिलहन पूछता है तो तिलहन के मामले में जो हो जाएगा वो राजस्थान। इसको भी आप याद रखेंगे। बिहार जो है 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य।
अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा नवीकरण स्रोत है। तो जिसको अनवीकरण माने जिसको हम बार बार नए रूप में नहीं उपयोग कर पाते हैं, तो इसमें क्या होगा, कोयला होगा। कोयला को एक बार हम उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाता है। सबसे शुद्ध जो कोयला है कौन सा है, एंथ्रेसाइट है। पूछता है कि भारत में किस प्रकार का कोयला जो है ज्यादा पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का, द्वितीय जो गुणवत्ता वाला है बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है भारत में ज्यादा पाया जाता है। सबसे जो घटिया कोयला वो कौन सा है, पीट है। चलिए अगला एक पूछता है कि जो इसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, एक लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो है वो ये तीसरा शुद्ध प्रकार का कोयला है जो कि तमिलनाडु के नेवेली में इसका उत्पादन होता है। तमिलनाडु नेवेली में। ये पूछता है कि तमिलनाडु का नवेली किस लिए प्रसिद्ध है, तो लिग्नाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पूछा है कि खरीफ की कौन सी फसल है, तो बताते चले खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है। तो चावल जो है वो खरीफ की फसल है। शेष जो तीनों फसलें हैं ये क्या है, रबी की फसल है। रबी की फसल है, रबी। अन्य फसलों में चावल के अलावा कौन कौन से है, तो बता दे चले कि मक्का हो गया, कोदो, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिल, ये सब क्या है, ये सब खरीफ की फसल है। अन्य फसलों में खरीफ का ध्यान देंगे एक बार फिर से, गन्ना हो गया, सावा, कोदो, मक्का, मूंगफली, अरहर, सनई, ये सब क्या है, ये सब खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य का रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो बताते चलें कि वर्तमान में भारत में 17+1 18वां, अभी 18वां एक जो मुख्यालय बना है वो दक्षिण तटीय रेलवे का बना है, दक्षिण तटीय रेलवे का, और ये इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापत्तनम में है। इसको भी आप याद रखेंगे, विशाखापत्तनम में। ये 18वां नवीन बना है अभी, है ना। पहले 17 हुआ करते थे, अब 18 हो गया है। तो पूर्व मध्य का रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो हाजीपुर में है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। गोरखपुर पूछेगा तो गोरखपुर का मुख्यालय क्या है, पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है गोरखपुर। उत्तर मध्य पूछेगा तो उत्तर मध्य का जो मुख्यालय है उत्तर मध्य, तो ये हो गया आपका इलाहाबाद। और कोलकाता जो है वो पूर्वी रेलवे का जो है वो मुख्यालय होगा, ईस्टर्न जोन पूर्वी रेलवे का। तो इस प्रकार से ये पेपर थोड़ा सा जो सेट इसका जो गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, लेकिन आप इसके सारे ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो बताते चलें कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या है कि अफ्रीका अभी जनसांख्यिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था से गुजर रहा है और यहाँ पे अभी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विकास हुआ है, तो इसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो है कम हो गई है। तो मृत्यु दर कम हो गई है, जन्म दर उतना ही बरकरार है, तो ये यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि कपास का उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, तो दक्कन का क्षेत्र, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, तो वो जो है वो सबसे अधिक, मतलब जो महाराष्ट्र का जो नागपुर वाला एरिया है जहाँ पर काली मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, तो ये जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, दक्कन वाला क्षेत्र। ठीक है, इसको आप याद रखें। कपास के लिए जो सबसे सर्वोत्तम जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, कपास मिट्टी सबसे अधिक जो जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है कि कृषि के अंतर्गत कौन सी एक क्रियाकलाप शामिल है, तो बताते चलें कि इसमें फसल को उगाया जाता है, पशुओं को पालन एक दूसरे से संबंधित है, मत्स्य वाला भी जो है वो, तो इनमें से सभी ऑप्शन जो होगा इसका कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा है किस फसल को खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तो बताते चलें कि चाय एक ऐसी फसल है जिसको पहाड़ी ढालों पर इसलिए किया जाता है कि चाय के लिए बारिश तो आवश्यक है, लेकिन उसकी जड़ों में जो है वो पानी नहीं टिकना चाहिए। यदि पानी टिकेगा तो वो चाय की फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। तो यही कारण है कि इसको पहाड़ी ढालों पर की जाती है, ताकि बारिश भी अच्छी मिलती रहे और इसके जड़ों में जो है पानी टिके भी ना। तो ये दोनों ही बातें इसको याद रखेंगे।
गन्ना के लिए सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। चीनी के भी उत्पादन में अभी नया आंकड़ा ये है कि विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो भारत हो गया है, ठीक है ना। और भारत में जो चीनी का यदि बात किया जाए, गन्ना की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश सबसे 1 नंबर पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम पूछा है तो सबसे कम बताते चलें। सबसे कम जो है वो सिक्किम का है। सबसे कम क्षेत्रफल की बात की जाए पूरे देश में तो गोवा है ना। लेकिन कम जनसंख्या की बात की जाए तो वो सिक्किम है। सबसे अधिक कहाँ क्या है तो उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न पूछा है कि दिल्ली किस प्रकार का नगर है। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शैक्षिक ना होकर ये प्रशासनिक नगर है क्योंकि पूरे देश के प्रशासन को संचालित करने का काम जो है हमारे दिल्ली से होता है, तो इसको यह दिल्ली का एक प्रशासनिक नगर है। किसी भी क्षेत्र को नगरीय आवास होने के घोषित होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि कम से कम 5000 जनसंख्या हो, ठीक है ना। 5000 कम से कम लोग जो हैं वो वहाँ पर निवास होने चाहिए, ठीक है ना। 5000 लोग, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व क्या होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि 75% से जो अधिक आबादी जो है वो गैर कृषिगत कार्य, ध्यान देंगे, गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न हो। गैर कृषिगत करने का मतलब कि चाहे वो सेवा क्षेत्र में लगे हों, चाहे विनिर्माण क्षेत्र में लगे हों, मतलब द्वितीय तृतीय जो क्रियाकलाप है उनमें लगे होने चाहिए, तो ये शर्त है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखा प्रवणीय क्षेत्र है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा, क्योंकि जो है जो यहाँ पर पर्वत है अरावली श्रेणी, तो इसमें समानांतर हो जाने से इस अरावली श्रेणी के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये सूखाग्रस्त हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे यदि इस तरह से बात किया जाए तो ये वाला एरिया मतलब गुजरात का ये एरिया और ऊपर का ये राजस्थान वाला क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त है। अगला प्रश्न पूछा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान होना चाहिए। तो गेहूँ, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो गेहूँ। गेहूँ क्या है, रबी की फसल है। मुरान, नाहरकटिया, कलाल, महसाना क्यों प्रसिद्ध है। तो ये तेल क्षेत्र है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो तेल का कुआं था वो डिगबोई में, असम के डिगबोई में खोदा गया था। मुरान जो है, मुरान, नाहरकटिया, ये जो क्षेत्र है ये असम में है, ठीक है। ये कलाकल नहीं है, ये कलोल लिखा हुआ है। कलोल और महसाना, इंग्लिश आप देखेंगे तो कलोल और महसाना ये जो दोनों हैं वो गुजरात में है, ठीक है। यूरेनियम पूछेगा तो जादूगोड़ा की खान जो है वो झारखंड में है, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश है, तो इसको हो जाएगा वो है भारत, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला वो है चीन हो गया। दूसरे स्थान पर यदि जनसंख्या की बात की जाए तो भारत हो गया, ठीक है। तीसरे स्थान पर यूएसए हो गया और चौथे स्थान पर ब्राजील हो गया। इसी क्रम से ये दिया भी हुआ है। तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। अगला है तुआन ई फू, ये जो है ये मानववादी भू संप्रदाय से संबंधित है, इसको भी आप याद रखेंगे। विलियम किर्क जो है वो व्यवहारवादी भूगोलवेत्ता है, इसको आप याद रखेंगे। और डेविड हार्वे जो है वो सामाजिक न्याय से संबंधित है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है कि किरकुक जो है वो क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ पर तेल का कुएं हैं बहुत पर, तो ये सब कहाँ है तो ये इराक में है, ठीक है। चलिए ईरान से बता दें, ईरान में एक जगह है जिसका नाम है आबादान, और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है, ठीक है। ईरान के अन्य जो तेल क्षेत्र हैं आगाजारी है, आगाजारी, और मस्जिद सुलेमान, ये भी जो है वो ईरान का तेल क्षेत्र है। अगला जो है वो ईरान में थोड़ा सा ध्यान देंगे, आबादान जो है विश्व का सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। आगाजारी और मस्जिद सुलेमान जो है ये ईरान के अन्य तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। तो किरकुक जो है वो इराक में हो गया। और दो यहाँ पर मरुस्थल भी, इसको भी याद रखेंगे, दस्ते लूत और दस्ते कबीर,
ये भी ईरान में है। ठीक है, ईरान थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, इसके सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर कराने। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। और छोटे की बात की जाए तो गोवा है ना, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। गुजरात के तट को सौराष्ट्र और काठियावाड़ का तट कहते हैं ना, सौराष्ट्र और काठियावाड़ इसमें बांटा गया है, काठियावाड़। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आयात की जाए। आयात का मतलब कि हम जो विदेशों से मंगाते हैं, तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम का जो खर्च है वो सबसे अधिक है, तो ये सबसे बड़ी आयातित वस्तु हो गई। दूसरे नंबर पे हम क्या मंगाते हैं? तो मशीनरी को मंगाते हैं ना, मशीनरी। ये सब वस्तुओं को हम दूसरी आयातित वस्तु हो गई। तीसरे स्थान पे क्या है? मोती और बहुमूल्य पत्थर जो है, मतलब जवाहरात वगैरह जो हमारे वो है ऑर्नामेंट है, आभूषण है, ये तीसरा आयातित वस्तु है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य मतलब होता है मछली, है ना, इसको मछली भी दे सकता है, मछली। या अंग्रेज इसको कभी कभी इंग्लिश में लिखता है तो फिशरीज भी लिख देगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे, फिशरीज, मत्स्य उत्पादन मतलब फिशरीज से। और मत्स्य उत्पादन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। पुष्प कृषि को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। हार्टिकल्चर मतलब जो उद्यान कृषि है या बागवानी वाली कृषि, इसको हार्टिकल्चर कहते हैं। और सेरिकल्चर जो है रेशम से संबंधित है, तो इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला पूछा है कि ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो ट्रक कृषि से मतलब वे उत्पाद आते हैं जिनको जो तुरंत खराब होने वाले हैं, तो क्या है? साग सब्जी वाले जो उत्पाद हैं वो है ट्रक कृषि से संबंधित, साग सब्जी और फूल, इसका संबंध जो है वो ट्रक कृषि से है, ट्रक फार्मिंग भी इसको कहते हैं। अगला है बोकारो स्टील प्लांट जो है, तो ये बताते चलें, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में है, और ये रूस के सहयोग से जो है वो बनाया गया था। ठीक है, और यदि यूएसए की बात की जाए तो हिंडाल्को जो रेणुकूट में है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, हिंडाल्को, तो इसका जो सहयोग किया करने वाला राज्य था वो है यूएसए था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर ये होगा। इंग्लैंड जो है वो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है जो पश्चिम बंगाल में, उसका ये सहयोगी देश है। जर्मनी जो है वो राउरकेला जो है वो स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी के सहयोग से लगा था। पुराने पेपर को भी आप पढ़ेंगे तो इसका मैंने काफ़ी विशद कब बना, कैसे क्या क्या उत्पादन होता है, क्या स्थान है, ये सब उसमें मैंने बताया है। यदि ऊर्जा संसाधन उपभोग की प्रक्रिया, जब ऊर्जा जैसे मान लीजिए कोयले की ही बात की जाए, तो कोयला का यदि हम जला के उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो अंतिम स्थिति क्या बनती है? तो उसको अवशिष्ट का निपटान करना, मतलब जो फ्लाई ऐश, इसी को कोयले का जो राख होता है उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है, तो फ्लाई ऐश, ASH। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो कच्ची सामग्री के रूप में किस में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में। यही कारण है कि आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे NTPC के बड़े बड़े प्लांट हैं उसके आसपास में क्या है? सीमेंट की फैक्ट्री लगी है, और इसका और भी इस समय उपयोग हो रहा है, इससे ब्रिक्स बनाई जा रही है, ईंट बनाई जा रही है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा है कि कौन सी जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित उद्योग है? तो अरे ये कार्य है, तो स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है ना, ये स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? जिसको कहीं भी लगाया जा सकता है, इसको स्थानीयकरण के कारकों का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या सॉफ्टवेयर उद्योग जो है ये स्वच्छंद उद्योग है, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? स्वच्छंद उद्योग है, फुटलूज इंडस्ट्री इसको कहते हैं। गहन कृषि किससे संबंधित है? तो गहन या जीवन निर्वाह कृषि जो है वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों से संबंधित है, या मानसूनी जलवायु के क्षेत्रों से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। अगला पूछा है कि किस राज्य में उसकी कृषि का अधिकतम प्रतिशत जो नहर सिंचाई, तो बताते चलें इसका उत्तर प्रदेश जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि प्रणाली, इसको क्या कहते हैं? तो इसको झूम कहते हैं। मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका में है, मैक्सिको वगैरह का जो एरिया है मध्य अमेरिका का, यहाँ पर मिल्पा कहते हैं इसको। लादांग कहाँ कहते हैं? तो इंडोनेशिया मलेशिया में जो है इसको लादांग कहते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भागों में। रोका कहाँ कहते हैं? तो रोका ब्राजील में कहते हैं। वह रिवीजन होता जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? ये इसको, तो ये क्या है? अहमदाबाद इसका सही हो जाएगा, और इसको हम पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं, पूर्व का
बोस्टन अभी मैंने आपको लिखवाया भी था, पूर्व का बोस्टन, ठीक है। और ये सबसे अधिक यदि मिलों की बात की जाए, जो फैक्ट्री की सूती वस्त्र की मिलें हैं वो कहाँ है, तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बताते चलो बर्मिंघम है कहाँ, तो ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ब्रिटेन में। और ये जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रो रसायन क्या होता है, थोड़ा सा एक लाइन इस पे भी आपको बता दें। पेट्रो रसायन क्या होता है, जो पेट्रोलियम का कच्चा पेट्रोलियम को खनन करके लाया जाता है, तो उससे 200 से अधिक प्रकार के जो उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे आपको बताते चलें, जैसे हम जो वैसलीन जो लगाते हैं, दैट इज आल्सो ए पेट्रोलियम जेली। जो वैसलीन जो आता है, तो कॉस्मेटिक के बहुत से सामान जो है पेट्रोलियम से भी बनते हैं। जैसे अब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, तो इस तमाम प्रकार के ये जो पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ये सब क्या है, पेट्रो रसायन के ही अलग अलग उत्पाद हैं। तो ये बताते हैं कि पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रो रसायन के उत्पाद के लिए जो है गुजरात जो है वो, गुजरात के जो विभिन्न पोर्ट हैं ये सब इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला पूछा है कि पंचम क्रियाकलाप, तो पंचम क्रियाकलाप से जो संबंधित जो है वो स्वर्ण कॉलर जो होते हैं, और ये लाल कॉलर जो होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित जो है क्रियाकलाप से, तो ये है। इसका भी मैंने विशद वीडियो बनाया है, तो उसको पहले वाले वीडियो को भी आप जरूर से देखें, ताकि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन जो कवर हो सके। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है जो द्रुतगामी है, ठीक है ना। तो द्रुतगामी जो हो गया वायु परिवहन हो गया, और सबसे जो धीमा परिवहन होता है वो जल परिवहन होता है ना। सबसे धीमा और सस्ता जो है वो जल परिवहन है। भारत में जो इसकी वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। और जो रेल परिवहन जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। रबर उत्पादक देशों की बात की जाए तो सबसे इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश होते हैं वो रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मलेशिया जो है वो, तो इसका जो सबसे बड़ा निर्यातक भी सामान्य सी बात है यही हो जाएगा, मलेशिया। अगला पूछा है कि जीवन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल है, तो जीवन निर्वाह की प्रमुख फसल क्या है, वो चावल हो जाएगा। क्यों चावल होगा, क्योंकि चावल जैसे यदि पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है और सबसे घना बसा जो क्षेत्र है वो यही है। तो इस बेल्ट में क्या होता है कि यहाँ पर चावल का जो है उत्पादन होता रहता है। तो इसके कारण जो हमारे यहाँ जो अधिक जो जनसंख्या जो निवास करने वाली है वो चावल का उपभोग करती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चावल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई, गहन सिंचाई का मतलब यहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई जो की जाती है, तो ये कौन सा एरिया है बताते चलें। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो अलग नहर है, लेकिन ये पंजाब और हरियाणा के लिए जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, सतलज और ब्यास नदियाँ जहाँ मिलती हैं, यहाँ पे एक हरिकेश डैम बना हुआ है और यहीं से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक जाती है। तो इसके नहर से जब सिंचाई होती है तो नहरों के पास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बड़ी समस्याएं आती हैं। जैसे वहाँ पर मृदा में जो लवण पाए जाते हैं, खनिज लवण, वो ज़्यादा पानी वाटर लॉगिंग के कारण क्या होते हैं ऊपर निकल आते हैं, जिससे मृदा क्या होती है ऊपर होने लगती है। तो मृदा में लवणता बढ़ती है, गुणवत्ता में कमी होती है, भौम जल सिंचाई में भी कमी आती है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न के और बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो बताते चलें ये पुराना ये जो आंकड़ा है तो उसके हिसाब से ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक सतारा जिला है, सतारा में एक कोयना डैम है, आप लोग कोयना नदी पे कोयना बना हुआ डैम, और इसी डैम के कारण ये महाराष्ट्र में भूकंप भी आता रहता है। कोयना का भूकंप बहुत प्रसिद्ध है। तो ये यहीं पर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म बना है, इसका नाम है वनकुशवाड़े, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। वनकुशवाड़े संयंत्र है और ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो बदल गए हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा चर्चा करते चलेंगे। इस समय जो है वो गुजरात के कच्छ में जो एक मांडवी, जो गुजरात का जो ये वाला एरिया है इसे आप ध्यान देंगे, नीचे वाला सौराष्ट्र कहलाता है और ऊपर वाला जो एरिया है ये कच्छ है। तो यहीं पर जो है मांडवी नाम से क्या है कि एक संयंत्र लगाया गया है, और जो कि इस समय वर्तमान में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र है। देखेंगे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र पूछ रहा है। यदि सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य पूछेगा तो इसका क्वेश्चन जो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते।
और पवन ऊर्जा क्या है, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसको हम ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत भी रखते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, स्वच्छ एनर्जी या ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि ट्रॉम्बे औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है, तो ट्रॉम्बे बताते चलें, ये बॉम्बे महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया है इसी में ये ट्रॉम्बे है, तो मुंबई पुणे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हुगली जो है कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल है, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे, चर्चा जो होती है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड में है, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये गुजरात तो आप जानते ही हैं, ये भी औद्योगिक प्रदेश है, तो ये इसका जो टॉम में होगा इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा साझा भविष्य, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं, और कॉमन फ्यूचर, ये एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और ये किसने दिया था, ये ब्रटलैंड आयोग ने यह रिपोर्ट दिया था। और इस किस पर आधारित था, तो यह आधारित था सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सतत विकास, इसी पर ये आधारित था। तो ये जरूर समझ लेंगे सतत विकास क्या है, कि जो आने वाली पीढ़ियों की भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये पेपर जो सेट किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसको हम यदि इंग्लिश देखें NRSA, तो बताते चलें इसका जो सेंटर था वो हैदराबाद में है ना, ठीक है ना, हैदराबाद में, जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ हो गया, ये तेलंगाना में हो गया है, इसको तेलंगाना में हो गया है, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम जो है वो बदल गया है, ये इसका नाम जो है वो 2008 में बदल के, लेकिन अभी गवर्नमेंट के जो पुरानी किताबों में ये जो है अभी NRSA ही दिया है, तो इसको अब इसका नाम हो गया है NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो गया है, ठीक है ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और इसका जो मुख्यालय अभी भी ये क्या है, हैदराबाद में है, और इसकी ब्रांच है बेंगलोर में, लेकिन इसका सही जो उत्तर होगा वह हैदराबाद होगा। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक है सेंटर IIRS, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये जो है वो देहरादून में है। जो इसके अन्य ऑप्शन में जो चर्चा किया था, तो मैं सोचा कि इसको भी बता दूं, ये जो है वो देहरादून में है। देहरादून कहाँ है, UK, उत्तराखंड में, इसको भी आप याद रखेंगे। तो वर्तमान में NRSC पूछेगा तो ये हो गया आपका हैदराबाद, IIRS पूछेगा तो ये हो गया देहरादून। अगला प्रश्न है कि विशाखापट्टनम जो है वो एक स्थलबद्ध पत्तन कौन सा है, तो स्थलबद्ध पत्तन बताते चलें विशाखापट्टनम है, ये वर्तमान की किस में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और एन्नौर कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, इसको भी आप याद रखेंगे। हल्दिया जो वेस्ट बंगाल में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, इसको भी आप याद रखेंगे। और सबसे यदि देखा जाए तो इधर के ये एन्नौर हो गया पहला, दूसरा हल्दिया, और तीसरा जो विशाखापट्टनम, ये तीनों क्या है, ईस्ट कोस्ट के पोस्ट हैं, ठीक है ना, ये पूर्वी बंदरगाह के पूरी तरफ के बंदरगाह हैं, ठीक है। जैसे एन्नौर यहाँ तमिलनाडु में हो गया, हल्दिया आपका यहाँ पश्चिम बंगाल में हो गया, बीच में इधर कट कर ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे विशाखापट्टनम हो गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है कि किस क्षेत्र में धरातली एवं भौम जल का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। भौम जल मतलब भूमि के नीचे वाला जल जो निकाल के इसका उपयोग है, तो इसका जो हम कृषि जो कार्य, चूँकि भारत कृषि वाला एक देश है, और यहाँ पे मैदानी भागों में जहाँ कृषि की जाती है वहाँ सिंचाई करने के लिए हम धरातली और भौम जल का उपयोग अधिक करते हैं, तो ये कृषि इसका अधिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस, ठीक है ना, रसोई गैस की आपूर्ति परिवहन के किस साधन द्वारा, तो पाइपलाइन जो है वो गैस के लिए सबसे सुलभ जो है वो पाइपलाइन होती है, उसी के द्वारा वो किया जाता है, परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दें। बिग इंच पाइपलाइन जो है USA की बिग इंच इसका नाम है, और ये तो बिग इंच पाइपलाइन जो है, इससे परिवहन का साधन जो है वो तरल या गैसीय पदार्थों के लिए। अगला प्रश्न है कि रूर कोयला क्षेत्र जो है, तो बताते चले रूर जो है वो जर्मनी में है। एक और नदी का नाम आता है जिसको हम यूरोप की कोयला नदी कहते हैं, वो है राइन नदी। तो राइन नदी जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर से होते हुए ये बहती है।
तो ये ध्यान देंगे, राइन नदी को हम कोयला नदी कहते हैं, और रूर जो कोयला क्षेत्र है ये रूर नदी का नाम है, और ये भी नदी घाटी है। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ दामोदर घाटी है, वैसे यहाँ पर जर्मनी में रूर घाटी है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप याद रखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी 2 पेपर सेट मैंने उठाने का प्रयास किया, 28 × 2 लगभग 56, और इनकी व्याख्या करके मैंने 100+ क्वेश्चन कराने का आपको प्रयास किया था। तो आपके कमेंट कम आ रहे हैं, और कमेंट मुझे व्यक्तिगत न करके बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे और या फेसबुक के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट आप वीडियो पे ही किया करें, ताकि इससे मुझे वहाँ चूँकि नोटिफिकेशन मिलता रहता है यूट्यूब के माध्यम से कि आपको ये कमेंट आया, तो इसको सुधारने का हमको ज़्यादा चांस अच्छा रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।